डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सिस्टमेटिक पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम 3 मुख्य मुद्दे पर विचार करने के लिए आए हैं। पहला हमारा मुद्दा ये है कि एक स्टूडेंट को जो हिस्ट्री से तैयारी कर रही हो, आप जानते हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो है वर्ल्ड ऑफ बुक एंड मॉडर्न इंडिया। आज हमारा टाइटल यही होगा, आधुनिक भारत और पुस्तकों का संसार। एक्चुअली पुस्तकों का संसार क्यों टाइटल है, मैं पहले क्लास से आपको बता रहा हूं, लेकिन हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हम 3 मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा कि बच्चों को जो आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल जनरल स्टडीज में हिस्ट्री सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, उनको मिनिमम कितनी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और दूसरा कि एनसीईआरटी पुस्तक, जिसके बारे में काफी भ्रम है। कुछ बच्चे कहते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हालांकि अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके लिए एक पूरा का पूरा क्लास होना चाहिए, और उसमें जो एनसीईआरटी की जो नुआंस है, इंट्रिकेसीज है, उसे बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए। उसके लिए हम किसी और दिन रखेंगे जिसमें पूरी एनसीईआरटी आपके साथ चर्चा करेंगे। और हमारा तीसरा मुद्दा होगा कि अध्यापन की चुनौती क्या है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हुए। व्हाट इज द चैलेंज बिफोर अ टीचर। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द 3 टॉपिक्स विथ यू पीपल। और इन तीनों को आरंभ करने से पहले हम 1-2 बातें आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पहले लेक्चर में आपको स्पष्ट किया था, बावजूद इसके थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। पहले लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि इनफैक्ट ये जो मेरा ये लाइब्रेरी प्रोग्राम है या पुस्तकों का संसार है, यह आपके लिए बर्डन नहीं है, यह आपके लिए चैलेंज नहीं, ये मेरे लिए चैलेंज है। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि whenever you yourself coming with your own problems with before me, तो today I have to discuss my own problems along with you। तो ये मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आप जो बुक्स रीडिंग है वो आपका चैलेंज है, ये बुक रीडिंग मेरा चैलेंज है। तो मैं पहले गलतफहमी ये दूर करना चाहूँ कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहा है। उन क्वेश्चंस को देखते हुए मैं पहले उसका जवाब आपको देना चाहूंगा कि क्या बच्चों को इतनी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हरगिज नहीं, मैं एक सिरे से इसको खारिज करता हूं। बच्चों को बिल्कुल कम से कम पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो आप कहेंगे कि भाई मैं फिर आपको पुस्तकों का संसार क्यों दिखा रहा हूं। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो यह है कि आपको यह लगे कि आप अगर मेहनत करते हो तो हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार नोट्स बना लेते और बर्ड्स के बर्ड्स आपको पढ़ाते रहते। इनफैक्ट टीचिंग इज हैविंग इट्स ओन चैलेंज, और आपसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जब अगर पेपर होता है तो पूरे पेपर में अगर 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जहां मार्केट में किसी बुक्स उसको रिप्लाई नहीं कर रहा हो, तो आप दौड़े हुए हमारे पास आते हो। मैं तो अपनी असमर्थता आपको नहीं बता सकता, तो मुझे तो अप टू मार्क रहना पड़ता है, यू नो। और दूसरा ये कि देखो, मैंने बताया कि 2 अलग अलग संसार है। एक संसार है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का संसार, जिसमें कुछ चुनिंदा पुस्तकें बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। और दूसरी संसार है पुस्तकों का संसार। तो एक सामान्यतः गलतफहमी ये है कि पुस्तकों का संसार स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। मैं इसको खारिज करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आखिर आप इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, और उन बच्चों को अगर लेटेस्ट पुस्तक के अप्रोच से वाकिफ नहीं हो, तो मुझे लगता है कि फिर पुस्तकें किनके लिए लिखी जा रही है। क्या ऑथर इसको स्वांतः सुखाए लिखते हैं, या दे हैव टू सिंपली एड्रेस अ लिमिटेड क्राउड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स whose numbers should not exceed, I think, thousands, not to speak of the lakhs। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन दोनों का जवाब इसमें देना चाहा। लेकिन हाँ, फर्दर बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि मैंने पिछले क्लास में एक इश्यू आप लोगों को दिया था। जस्ट वो मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था, मैंने इसलिए दिया था कि कम से कम कुछ बच्चे जो इंक्विजिटिव माइंड के हैं, जो क्यूरियस हैं, जो थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वे अपने विचार व्यक्त करें। तो उसी क्रम में मैंने एक इशू रखा था आपके सामने कि अशोक और अकबर में आप किसे महान मानते हैं। साथ ही मैंने एक आपको चैलेंज भी कर दिया था कि देखो भाई, अशोका पर तो सभी लिख डालोगे, कुछ लोग कम से कम अकबर पर भी लिखना। तो मुझे कुछ नाम आए हैं, बहुत इंप्रेसिवली 13 नाम हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनमें उनके नाम आए हैं जिन्होंने
आंसर करने की अपने ढंग से कोशिश की है, जिसमें अनुराग सिंह नमन है, अंकित शाही है, प्रशांत आनंद मिश्रा है, सुरेश जाट है, अजय कुमार है, अमनदीप है, ज्ञानेश मोहन है, प्रवीण कुमार यादव है, चरण सिंह है, उत्कर्ष दीक्षित है, सुरजीत सरोज है, सन्नी यादव है और विकास पांडे। देखिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने यू हैव टेकन माई प्रोग्राम वेरी सीरियसली एंड यू हैव जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब मैं खुद इस मुद्दे पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। पहली बात तो यही, देखिए, ह्यूमैनिटीज में कोई भी ट्रूथ एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, रिलेटिव ट्रूथ होता। और ह्यूमैनिटीज में आपको एक बेनिफिट है जो शायद नेचुरल साइंस में नहीं है, वो ये है कि किसी भी प्रश्न का एक उत्तर नहीं होता। हाँ, हालांकि यूपीएससी में थोड़ा सा उसका रेड लाइन्स है, रेड हेरिंग्स है। वो क्या होता है कि आप कुछ चीजों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, जैसे भारत के संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हों, या फिर आप कह सकते हैं देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हो, एकता और अखंडता हो, या हमारी जो समन्वित संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो कुछ ऐसे कारक हैं जिसका अतिक्रमण हम नहीं कर सकते, अन्यथा हम कोई भी विचार दे सकते। अब अकबर और अशोक की महानता की बात हुई तो आप दोनों में से किसी को चुन सकते हो। इंटरव्यू में भी आप जाओगे, पूछेंगे, आप चुन सकते हो। पर अशोक के बारे में तो अगर कोई कहे तो आप दो बातों पर जरूर प्रकाश डालना। एक तो ये कि अशोका ने जो धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई वह रोमन साम्राज्य के लिए भी अनुकरणीय था। मतलब माना जाता है, अधिकतर हिस्टोरियंस बात को मानते हैं कि इंडिया में बुद्धिज्म, जबकि आप जानते हो कि ब्राह्मणिज्म एक डोमिनेंट सेक्ट था, लेकिन बुद्धिज्म एक पॉपुलर सेक्ट था। तो कोई भी जो सरकार होती है, कोई भी शासक होता है, उसकी सबसे बड़ी सफलता इस बात में मानी जाती है कि वो अपनी प्रजा के नब्ज को समझे, वो अपने पीपल के नब्ज को समझे, वो अपने जनता के नब्ज को समझे। अब आप देखें कि अशोक ने अपनी जनता के, अपनी प्रजा के नब्ज को समझा, और चूंकि बुद्धिज्म एक पॉपुलर सेक्ट था तो उसने बुद्धिज्म को तरजीह दी। यद्यपि चूंकि बुद्धिज्म एक कंप्लीटली रिलीजियस सेक्ट है, वो एक रूलर है, तो उसको बुद्धिज्म को अपने ढंग से मॉडिफाई करके एक राजधर्म के रूप में उसे स्थापित करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग था। वैसे 14th सेंचुरी में आर्य शर्मा मानते हैं 14th सेंचुरी बीसी यानी 14वीं सदी ईसा पूर्व में अखनाटन एक मिस्र का शासक था, उसने इस तरह के प्रयोग करने का प्रयास किया था, परंतु उसका भी स्टेचर अशोका के बराबर नहीं हो सका। बिकॉज अखनाटन ने मोनोथिज्म को जरूर प्रोत्साहन दिया, लेकिन जो रिलीजन और सोसाइटी के बीच ब्रिज अप करने की उतनी बेहतरीन कोशिश नहीं की जैसा अशोका में देखते हो। और उससे भी बड़ी बात है कि आप केवल मन में एक मिनट के लिए सोचो कि वर्ल्ड में क्या कोई दूसरा ऐसा शासक हुआ जिसने इतनी गंभीरता से युद्ध का विकल्प ढूंढने की कोशिश की हो। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री में जाइए, या आप अगर जनरल स्टडीज के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप whenever you are just going to discuss about the military history of the world and India, you will just come to realize कि right from the time of Roman Empire and right from the time of the Magadhan Empire in India, military force has always backbone of the statecraft। और वहां से लेकर टिल टुडे हार्ड पावर का पूरे वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है आप देखते हो। बट क्या किसी दूसरे रूलर ने क्यों नहीं सोचा कि बिना मिलिट्री पावर के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम मिलिट्री पावर का यूज कम करके हम शांति की नीति को अपना सकते हैं। जैसे युद्ध घोष को वेरी घोष को छोड़कर और फिर हम धर्म घोष की नीति उसने दी, ये दुनिया में अभूतपूर्व है, जिसका ना तो यूएनओ का कोई समाधान ला सका है, न दुनिया के बाद बाकी कंट्रीज इसका कोई दूसरा उदाहरण दे सके हैं। तो अशोका के फेवर में बहुत कुछ कर सकते हो। अकबर के फेवर में आप कह सकते हो कि अकबर का काम ज्यादा चैलेंजिंग था। वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता था और मेजोरिटी को शासन करने वाला था, और उस समय उसने जो धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई उसका अपोजिशन स्वयं उसके ग्रुप में भी हो रहा था, उसके दल में भी हो रहा था, मुगल फैमिली में भी हो रहा था, मुगल एरिस्टोक्रेटिक क्लास में भी हो रहा था, मुगल कुलीन वर्ग में भी हो रहा था। फिर भी वो पीछे नहीं हटा अपने रिफॉर्म से। सेकेंड हुआ कि वो उसने उस समय धार्मिक सद्भाव की नीति अपनाई कि आप वेस्ट एशिया में नजर डालिए या सेंट्रल एशिया में नजर डालिए तो शिया और सुन्नी के नाम पर कत्लेआम हो रहा था, और यूरोप में नजर डालिए जिसने दुनिया को सिविलाइज करने का दावा किया है, वहां क्या आलम है, वहां भी तो कत्लेआम हो रहा है, वहां प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के नाम पर हो रहा है। तो आप
उस समय अकबर ने धार्मिक सद्भाव की नीति की बात की। तो आप अल्टरनेटिवली जिसे भी चाहे चुन सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वैसे आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, धन्यवाद उसके लिए। अब समय कम है लेकिन हमें 3 बड़े मुद्दे डिस्कस करने हैं। तो पहले मुद्दे पर हम आते हैं कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कौन पढ़ना चाहिए। तो पहले एंशिएंट में, ऑप्शनल वाले और जनरल स्टडीज वाले। तो जैसे ऑप्शनल वाले आप बच्चे हो तो आर एस शर्मा की बुक मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि जो रामशरण शर्मा है उन्हें बड़ा सिंपल वे में, और अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि जो परिवर्तन को नहीं समझ सका वो इतिहास को नहीं समझ सका। क्योंकि आप अगर किसी घटनाक्रम का अध्ययन करते हो या तथ्यों का आकलन करते हो तो वो बड़ा ही अनरिलायबल चीज है। वो उसे ना आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो और ना आप प्रिजर्व कर सकते हो, ना ही विषय में आपको इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि चेंजेज की जो वास्तविक जानकारी और सही जानकारी, उसमें आर एस शर्मा की बुक आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अगर आप आर एस शर्मा की बुक ना पढ़ के बेसिकली झायंत श्रीमाली की बुक अगर आप पढ़ते हो तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। क्योंकि देखो, झायंत के श्रीमाली और डी एन झा आर एस शर्मा की इस परंपरा से हैं और क्रिस श्रीमाली भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, तो उन्हीं के लाइन पर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बच्चे पूछते कि सर मैं झायंत श्रीमाली पढ़ लूं, बड़ी मेरे लिए धर्म संकट की स्थिति हो जाती है क्योंकि अब इतिहास उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आर एस शर्मा का भी जो व्यू है पुराना पढ़ चुका है। तो अब उसको लेटेस्ट में 2002 में यद्यपि लिखी गई बुक है जो रोमिला थापर की अर्ली इंडिया है। अब इसको मैं कंक्रीट एग्जाम्पल अगर देना चाहूंगा तो कंक्रीट एग्जाम्पल मेरे पास थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें टाइम आपको बताने में ज्यादा लगेगा और थोड़ा टाइम का कॉन्स्टेंट होगा। फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगा। जैसे अब आप लीजिए 2 मुद्दे मैं देता हूं हिस्टोग्राफी संबंधी, इतिहास लेखन संबंधी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक आता है रोल ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग। तो नॉर्मली क्या हुआ कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का बल इस बात पर रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी बीसी में एक्चुअली लौह उपकरणों का जब कृषि के क्षेत्र में प्रयोग हुआ तो एग्रीकल्चर का मिडल गंगेटिक बेसिन में बड़ा ही व्यापक एक्सपेंशन हुआ और जो कृषि अधिशेष आए, एग्रेरियन सरप्लस आया, उसके कारण से सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। तो द्वितीय नगरीकरण जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में मानी जाती है उसका केंद्र मध्य गंगा घाटी है और लोहे के आयरन की बात की है। परंतु यह व्यू थोड़ा पुराना पड़ चुका है। इस पर भैरी प्रसाद साहू की एक बुक भी आ चुकी है जो काफी एडिटेड है। तो वहां पर आप एक सुखद स्थिति देखोगे कि रोमिला थापर ने दूसरे विचार को भी डील किया है। उस दूसरे विचार को डी के चक्रवर्ती ने चैलेंज किया है। उस ग्रुप में और भी है, जॉर्ज अर्डोसी है, ब्रिजेंट और रेमंड अल्चिन है। तो अगर ये दूसरा विचार आपको नहीं मिलता है, क्योंकि बीपीएससी आप कहते हो सिविल सर्विसेज, मुद्दा वही नहीं है। बीपीएससी में मैंने क्वेश्चन देखा कि बीपीएससी ने इसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि लोहे के उपकरणों ने द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया, यह धारणा कहां तक खंडित हुई है। How far the view has been rejected कि the iron implements resulted into the second urbanization। अब बताइए जो दूसरा वाला विचार नहीं हो तो अगर केवल आप आर एस शर्मा पर रहेंगे तो वहीं आप रुक जाएंगे। तीसरा मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि रोमिला थापर भी थोड़ा पुरानी पढ़ रही हैं क्योंकि अब आर्कियोलॉजिस्ट का जमाना आ रहा है। उस क्रम में उपिंदर सिंह की बुक यद्यपि 2009 में लिखी गई है लेकिन उपिंदर सिंह की बुक को आप समग्रता से उपयोग नहीं कर सकते। आप उसको जरूर परचेज करके रख लें, लेकिन वो इतना एग्जॉस्टिव बुक है कि मुझे डर है कि उसमें आपको भटकने का चांस होगा। तो आप उस बुक का एक रेफरेंस बुक के रूप में यूज करें, कहीं ना कहीं यूज करें। अब मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपको कैसे लेटेस्ट बना सकता है। जैसे अब गुप्त काल स्वर्ण युग था या नहीं, गोल्डन एज था या नहीं, तो गोल्डन एज के विचार कुछ हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने दिए थे जिसमें के.एस. अल्तेकर थे, के.पी. जायसवाल थे। तो वो सब अब हिस्टोरियंस बहुत पीछे चले गए। उसके बाद आए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, तो उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि यार या क्या गोल्डन एज की बात कर रहे हो तो फ्यूडल एज है, क्योंकि जो फ्यूडलिज्म है, सामंतवाद है, उसको पतन का द्योतक माना जाता है। तो पूरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस उसको फ्यूडल एज मानते रहे। अब उसकी जो कोई भी जेन्युइन जो अचीवमेंट है गुप्ता पीरियड का वो ढका रह गया। उसको कहा गया कि नहीं स्वर्ण युग नहीं था, वहां पर इकोनॉमी का डिक्लाइन हुआ, अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन हुआ और तरह तरह की कमजोरियां बताई गई। वहां उस बुक में उपिंदर सिंह ने उसमें जस्टिस किया है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को थोड़ा सा लपेटा है। उन्होंने कहा कि देखिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि हर चीज का इंटरप्रिटेशन वो प्रोडक्शन सरप्लस के माध्यम से करना चाहते हैं। तो वो तर्क यह देती है कि देखिए ऐसा मत करिए, आप कम से कम जो रिलीजन है, धर्म है, जो कला है, उसको कम से कम उत्पादन के साधन या आर्थिक साधनों से इतर करके उसका मूल्यांकन करने दीजिए। उसमें आप लोग बेकार का रंगा मत लगाइए। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, हम ये मानते हैं कि गोल्डन एज नहीं था गुप्त पीरियड, क्योंकि गोल्डन एज शब्द ही अपने आप में
एक आपत्तिजनक शब्द अब हो चुका है, क्योंकि बहुत पहले इसका प्रयोग हुआ था पेरिक्लीस के काल, जो ग्रीक रूलर था उसके लिए, फिर क्वीन एलिजाबेथ के काल के लिए हुआ था। वो हर जगह ये धारणा खंडित हो गई है। परंतु यह एक अनप्रेसिडेंटेड कला और साहित्य के प्रोडक्शन का काल था। इसमें जो कला और साहित्य का जिस चरमोत्कर्ष पर विकास हुआ है वो अनुकरणीय है, और कोई ग्रामीण समाज इतनी बड़ी संख्या में कलाकृतियां नहीं दे सकता, तो आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि उस काल में अर्बनाइजेशन हुआ है और अर्बन जो कल्चर है वो अपने क्लाइमेक्स में है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो बच्चा लिखेगा वो उपिंदर सिंह वाले विचार को लिखे तो ज्यादा बढ़िया है। अब मिडिवल हिस्ट्री में तो मैं कहूंगा, अच्छा एंशिएंट हिस्ट्री में ये तो मैंने ऑप्शनल वालों के लिए बताया, जीएस वाले आर्य शर्मा केवल पढ़ ले, न वो रोमिला थापर की तरफ बढ़े, न वो उपिंदर सिंह की तरफ बढ़े। हाँ, एक मैं बुक तो मैं बहुत लाइक करता हूं और मैं बच्चों को अगर पढ़ सकती हूं तो मैं कहूंगा कि अद्भुत भारत, हिंदी में उसका नाम है, इंग्लिश में द वंडर दैट वाज इंडिया, ए.एल. बैशम का। कल्चर में जो लोग रुचि रखते हैं उनको मैं बताऊं कि कल्चर में उससे बेहतर बुक नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको एक क्लासिकल बुक के रूप में देखा जाता है। 2015 में यूपीएससी में उस बुक के प्रीफेस के पेज नंबर 4 से सीधा लाइन उठा के क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि जहां ग्रीक, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत, संस्कृति के विपरीत भारतीय संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती रही। मीन्स कि द इंडियन कल्चर कंटिन्यू टिल टुडे अनइंटरप्टेड। तो ये जो लाइन है सीधा वहीं से उठा के रखा गया है। तो मुझे लगता है कि जीएस वाले अगर उसको पढ़ ले एक बार तो प्रीलिम्स में भी उनको फायदा हो जाएगा और मेंस में भी। लेकिन बुक एग्जॉस्टिव है, बट आई एम सॉरी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है कि आपको मैं कितना भी कम कहूं, लेकिन जब यूपीएससी का क्वेश्चन देखता हूं तो पता चलता है कि भाई मैं कहां काटूं, कहां छांटूं। यही तो चैलेंजेज है जो बच्चों के साथ शेयर करना मुश्किल हो जाता है। मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा की बुक जो ऑप्शनल वाले हैं, 2 वॉल्यूम में आती है, फ्रॉम सल्तनत टू मुगल पार्ट 1 एंड फ्रॉम सल्तनत टू मुगल पार्ट 2। जो जीएस वाले हैं वो केवल पुरानी एनसीईआरटी थी, अभी संभवतः ब्लैकस्टोन पब्लिकेशन से निकल के आई है, मध्यकालीन भारत 8वीं सदी से 17वीं सदी बाई सतीश चंद्रा। बस इतना पढ़ लो। और इसके अलावा उन लोगों को थोड़ा गाइड बुक वगैरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल स्टडीज में थोड़ा सा वो कल्चर साइड में ज्यादा चला जाएगा और सतीश चंद्रा ने सफिशिएंटली कल्चर को डील किया नहीं है। प्रॉब्लम ये है। अब ऑप्शनल वाले में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि एक्चुअली इंग्लिश मीडियम वाले के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले में, कि ये जो पहली धारा सतीश चंद्रा वाली है उसकी तो हिंदी में अवेलेबल भी है। वैसे अगर कोई हिंदी मीडियम वाला पढ़ने चाहेगा तो फिर राजकुंड प्रकाशन में इरफान हबीब के द्वारा एडिटेड आज की तारीख में 11 वॉल्यूम में पतली पतली सी है, वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, वो बहुत बर्डनसम हो जाएगा आपके लिए। एक इग्नो में एमए प्रीवियस की, इग्नो में कुछ बुकलेट्स निकाले हैं, तो एमए प्रीवियस वाले में अगर आप इग्नो का बुकलेट ले लें, ग्रेजुएशन वाले नहीं, एमए प्रीवियस वाले, तो उसमें आपको कुछ लेटेस्ट विचार दिया हुआ है। क्योंकि सतीश चंद्रा भी अब पुराने पड़ गए हैं, एक नई धारा आ चुकी है मध्यकालीन भारत में। तो अंग्रेजी माध्यम वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बुक अभी मुझे नहीं दिख रही है। उसमें सीमा अलवी की एक बुक आती है, दैट इज नोन एज सीमा अलवी। हाँ, यस, दिस वन। तो ये जो सीमा अलवी है 18th सेंचुरी इन इंडिया, ये सीमा अलवी की ये बुक में आपको ये नए कैरन लियोनार्ड, पीजे मार्शल, संजय सुब्रमण्यम, मुजफ्फर आलम, चेतन सिंह, तो ये सब एक मुगल एम्पायर का इन्होंने एक नया स्टडी प्रस्तुत किया है। डिक्लाइन ऑफ मुगल पर भी अलग चर्चा की है। इसी श्रेणी में एक और बुक आती है, ये भी बहुत मार्वलस बुक है, और ये डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय मीना भार्गव। ये ऑप्शनल वाले इंग्लिश मीडियम वाले इससे कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे एमए प्रीवियस की जो मटेरियल मैंने बताई वो हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो मैं कहूंगा कि देखो भाई, वो बुक हालांकि बहुत कम बच्चे जानते हैं, एक समय था कि काफी चलता था, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़ सकते हैं। वो है इंग्लिश में शायद उसका ग्रोवर एंड ग्रोवर नाम है, आधुनिक भारत, और हिंदी मीडियम है ग्रोवर एंड यशपाल। उसके अलावा मैं एक ही बुक कहूंगा जो वो बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लें। सॉरी, बिपिन चंद्रा के बजाय मैं थोड़ा यहाँ करेक्शन करना चाहूंगा, एक शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है पलासी से विभाजन तक। प्रीवियसली मैंने उस बुक का आपको कवर पेज दिखाया था और वो बुक को मैंने आपको डिस्प्ले किया था कि शेखर बंदोपाध्याय पलासी से विभाजन तक। ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि देखो, अब
है ऐसा कि पहले एक बिपिन चंद्रा की बुक चलती थी और एक सुमित सरकार की बुक चलती थी, आधुनिक भारत। तो सुमित सरकार की बुक 1982 में लिखी गई थी और बिपिन चंद्रा की बुक लिखी गई थी 1988 में। तो दोनों का हिस्टोग्राफिकल अपना, चूंकि बच्चे बहुत हिस्टोग्राफिकल पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, लेकिन वो जानना जरूरी होता है। जैसे मैं उसका एक उदाहरण बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही सुमित सरकार है वो सबाल्टर्न हिस्टोरियन ग्रुप के हैं, बिपिन चंद्रा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ग्रुप के हैं। तो सबाल्टर्न वाले के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि सबाल्टर्न वाले ये मान के चलते हैं, दे आर गिविंग मोर एम्फेसिस ओवर द सोशल प्रोसेसेस देन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप। वो मान के चलते हैं कि जो नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं होती है, और उनका कॉन्सेप्ट है प्रेशर फ्रॉम बिलो, कि नीचे से लोगों का जब दबाव आता है तो नेता लोगों के दबाव पर काम करता है। तो नेतृत्व की भूमिका को बहुत कम करके सबाल्टर्न वाले आंकते हैं। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों का अप्रोच अलग अलग हो जाता है। अब शेखर बंदोपाध्याय वाले बुक को मैं इसलिए सराहता हूं कि शेखर बंदोपाध्याय कैनबरा यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं और वो इंडिया में रहे नहीं है। तो उन्होंने अपने बुक के प्रीफेस में लिख दिया है कि भाई मैं इंडिया में नहीं था तो मेरे पास स्टडी का प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं था, तो हमने अपने अध्ययन में सेकेंडरी सोर्स का ही सहारा लिया। तो उन्होंने किया क्या, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स रिसर्च में दो चीज होती है। प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि वो संग्रहालय जिसको कहते हो आर्काइव में उनकी पहुंच होती, या कुछ पुराने जर्नल्स पेपर्स में उनकी पहुंच होती, तो वो खुद रिसर्च करते। अब वो चीज अवेलेबल उनको नहीं हुई, इंडिया से बाहर रहे, तो उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग बुक था उसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, जो सुमित सरकार ने लिखा, बिपिन चंद्रा ने लिखा और अ लॉट ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स ने लिखा, उसको बेसिस बनाकर उन्होंने लिख दिया। तो उसमें खासियत क्या हुई कि सबका उन्होंने अपने ढंग से मूल्यांकन कर दिया है, तो बच्चों को कुछ बनी बनाई चीजें मिल जाती है। उसमें एक ही दिक्कत है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कोई नई बच्चे उस बुक के साथ पढ़ के जस्टिस करे। लेकिन अब क्या करेंगे, यूपीएससी जब इंडिया के सबसे टॉप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है तो थोड़ा सा ये तो करना ही पड़ेगा। वो तो किसी विषय में, बल्कि हिस्ट्री में आप कम से कम बुक पढ़ के काम चला सकते हो और फिर भी वो सरल विषय है। तो आप उसको देखते हुए, चूंकि आपको एक दो बुक पढ़ने से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका काम स्टूडेंट के लेवल पर चल जाता है। तो ये मैंने आपको बताना चाहा कि भाई ये चीजें आपको जाननी चाहिए, दैट इज अ गुड थिंग। तो अब जैसे उदाहरण बताता हूं, अब एक स्टेटमेंट पूछा यूपीएससी में क्वेश्चन के तौर पर कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वाज एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो अब स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यहां पर सुमित सरकार बैठे हुए, वो चाहते हैं कि मैं कबूल करवा लूं कि देखो भाई इसमें नेता का रोल नहीं रहा है, जनता अपने बल पर मूवमेंट को चलाया है। उधर बिपिन चंद्रा है, वो बहुत ज्यादा रोल मानते हैं लीडरशिप का। शेखर बंदोपाध्याय ने बीच में एक मीडिएशन कर दिया जो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, पीछे अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, पीछे के गांधीवादी मूवमेंट को देखते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि पीछे के गांधीवादी आंदोलन की तुलना में भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने अपने विवेक का ज्यादा प्रयोग किया और विवेक का ज्यादा प्रयोग करने की छूट भी लोगों को मिली, लेकिन उससे हम स्वतः स्फूर्त नहीं कर सकते और 3-4 कारण बताए हैं। अब उन कारणों की जिक्र करने लगूंगा तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पर मुझे विराम लेना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक पृथक क्वेश्चन आंसर का क्लास ही आयोजित करूंगा जो नियरली 2 आवर्स का होगा, नियरली। वो थोड़ा सा मैं इस लॉकडाउन, थोड़ा सा मैं देखता हूं कि मैं जब मेरे अपने स्टूडियो में जब जाऊंगा तो मैं वहां पर ये कर पाऊंगा। अभी तो मैं लाइब्रेरी में हूं, मैं थोड़ा सा आप लोगों से कम्युनिकेशन के लिए इसको रखा हुआ है, तो मैं एक डिटेल्स में क्लास क्वेश्चन आंसर पर आप लोगों के साथ जरूर करूंगा। उसमें मैं क्वेश्चंस के नुआंस को, उसकी इंट्रिकेसीज को आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा अगर एक शब्दावली बदल जाती है तो पूरा का पूरा हमें लेखन को ही बदलना पड़ता है, और इस नुआंस को स्टूडेंट का स्तर में बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। तो ये चीज मैं जरूर आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं तो मेरे विचार से ये अब बच्चे पढ़ लें। अब रह गई एनसीईआरटी बुक की बुक, तो एनसीईआरटी बुक पर मैं पृथक एक कक्षा लूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक भी एक बहुत ही विस्तृत है और उसमें केवल 1-2 बात कहने से आपका काम नहीं चलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक निर्देश देना चाहता हूं। अगर आप सच पूछे तो यूपीएससी के फील्ड में जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल है उसमें मुझे सबसे लेटेस्ट और सबसे अलग प्रकार का बुक नई एनसीईआरटी बुक लगती है। अब मेरे लिए नई है, मेरे लिए अब नई नहीं है, मेरे लिए तो बहुत पुरानी हो गई। 2005 के एनसीएफ के आधार पर बनी हुई 2006 या 2007 में ये अस्तित्व में आई। तो ये जो एनसीईआरटी तब से नहीं है, लेकिन इसका जो अप्रोच है 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो
किसी बच्चे को एक सोचने वाला प्राणी, जो मैं बार बार बोलता हूं, उसको बनाने का सबसे बेस्ट जरिया नई एनसीईआरटी बुक है। पुरानी एनसीईआरटी बुक तो अब मार्केट में है भी नहीं, या तो ब्लैक स्वॉन पब्लिकेशन ने उसको दोबारा पब्लिश कर दिया है, या फिर वो जो बुक अभी है वो जेरॉक्स के फॉर्म में आपको मिल रहा होगा। लेकिन जो अभी जो एनसीईआरटी एग्जिस्टिंग है वो नई एनसीईआरटी है। जैसे मैं बताऊं कि एंशिएंट में आपको क्लास 6th, मिडिवल में क्लास 7th और मॉडर्न में 2 पार्ट में क्लास 8th को मिलेगा। फिर आप आते हो क्लास 9th में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का मिलता है, क्लास 10th में भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट मिलता है, और क्लास 11th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट मिलता है, और क्लास 12th में 3 पार्ट आपको मिलते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। आप 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी देखोगे तो टाइटल से हमारे अतीत और पास्ट, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। मैं समझता हूं कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो पहले क्लास, चाहे जीएस वाले हो, ऑप्शनल वाले हो, क्लास 6 का एनसीईआरटी उठाओ, एंशिएंट पढ़ जाओ। क्लास 7th का एनसीईआरटी उठाओ, मिडिवल पढ़ जाओ। क्लास 8th का एनसीईआरटी उठाओ, मॉडर्न पढ़ जाओ। सबसे पहले आपको सोचने की प्रेरणा देगा। अब जैसे केस स्टडी, उसका बहुत ही मार्वेलस, जैसे वो बताएगा कि अब रमेश, अब मुझे पात्र का नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं सिचुएशन थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा कि रमेश ट्रेन पर जा रहा है, खिड़की से बाहर निकलकर सामने वो एक हरे भरे खेतों को देख रहा है। अचानक वो सोचने लगता है कि हमारे पूर्वज के पास तो ट्रेन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो हमारे पूर्वज कैसे चलते थे। तो वो अतीत में चला जाता है, क्या उस समय लोग यात्रा नहीं करते थे, उस समय अगर लोग यात्रा करते थे तो किस तरह से करते थे, और फिर इसके साथ वो एनसीईआरटी बुक अतीत में चला जाता है। तो मतलब है कि एनसीईआरटी बुक का नारा ही है कि इतिहास के अध्ययन का मतलब है वर्तमान के अतीत को समझना। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपका क्लास का 8th का एनसीईआरटी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, कई बार मुझे ये बात चुभती भी है, लेकिन अब कोई चारा नहीं है तो जवाब तो बच्चों को देना ही पड़ता है। जब बच्चे तैयारी के लिए आते हैं तो कहते हैं कि सर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेट्स, इवेंट्स याद करना पड़ता है, लोग बताते हैं। अरे लोग बताते हैं, थोड़ा आप तो सोचिए, आप कुछ मत करिए, आप क्लास 8th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही पढ़िए, कब, कैसे और कहां। उसमें बताता है तारीखें क्या है, क्या इतिहास में तारीखों का महत्व है। तो सीधा बच्चों को समझाता है कि देखो भाई, इतिहास में तारीखों का महत्व तब था जब राजा था, राजा होता था, उसकी ताजपोशी होती थी, कोई बड़ा युद्ध होता था, उसको इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। तो इसका मतलब तब तारीखों का महत्व था। आज तारीखों का महत्व नहीं है, क्योंकि आज हम इतिहास में प्रवृत्तियों को पकड़ते हैं, तो उसमें किसी प्रवृत्ति की शुरुआत किसी एक तिथि को नहीं होती है। दैट्स व्हाई डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट टुडे। फिर एक बड़ा ही, जो चैप्टर को मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी 2 बार पढ़नी चाहिए। एक बार उससे शुरुआत कर दीजिए, दूसरी बार कि आप जब पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तब फिर दोबारा एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़िए, तब आप उसके साथ जस्टिस कर सकेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको कि E.H. कार, जिसका मैंने एक बड़ा ही पिछली बार आपको एक पुस्तक भी मैंने दिखाई थी कि E.H. कार बड़ा ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन माना जाता है। तो जो E.H. कार हिस्टोरियन है, उसने एक जगह पर लिखा, उसने व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा है कि इतिहासकार अपनी रुचि से ऐतिहासिक घटनाओं का चयन करते हैं। अब मैं उदाहरण बताता हूं कि अब एक छोटा सा उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना मानते हैं तो बदलाव का लैंडमार्क आप 1914 को मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। एक दूसरा हिस्टोरियन कहेगा कि यार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 करोड़ लोग मरे, और जो स्पेनिश फ्लू 1918 में शुरू हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आफ्टर इफेक्ट था, वो उसमें 6 करोड़ लोग मरे, और भारत जैसे देश ने अपने 5% पॉपुलेशन को खो दिया। तो ऐसे सिचुएशन में वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो 2018 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि हमारे लिए वॉर 14 नहीं 18। उनको क्या कहोगे, क्या वो गलत है? नहीं, उन्होंने इतिहास के विभाजन का पैमाना ही बदल लिया है। तो बेसिकली these are the importance of the dates. And these are the limitations of the dates. Being the student of history, you are supposed to underline this phenomena. अब देखो बच्चों, ये तो हुआ आपका एनसीईआरटी बुक का। इसके लिए मैं एक पृथक एक क्लास रख के जरूर एनसीईआरटी बुक के साथ जस्टिस करूंगा, क्योंकि अब केवल हिस्ट्री ही नहीं, आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक पर हो, आप सामाजिक विज्ञान, राजनीति और सामाजिक विज्ञान का पढ़ो, पॉलिटिका पढ़ो। इतने बेहतरीन एनसीईआरटी बुक लिखे हुए हैं। एक मतलब अगर आप उसमें डिप में जाओगे तो केवल प्रीफेस ही पहले पढ़ना, उसमें जो निर्देश दिया गया है, बच्चों को तो छोड़ो, शिक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि कैसे बच्चों को सोचने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए और रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करनी चाहिए। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। अब बच्चे मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं, जो चैलेंज बिफोर अ टीचर।
मैंने पिछले 2 क्लास में अपने चैलेंज की बात की, हालांकि आप लोगों ने उसको अपना चैलेंज समझ लिया, वो आपका चैलेंज नहीं है। तो आप इस मुद्दे पर आता हूं कि भाई हम अगर इतने सारे बुक्स के टच में रहते हैं तो इसका फायदा क्या है। देखो, अब जितने बेसिक और फाउंडेशनल बुक मैंने आपको बताए वो बुक आपके लिए है, मेरे लिए भी है, मैंने तो सब कुछ पढ़ी हुई है, लेकिन अब पढ़ना भी मेरे लिए जरूरी है। लेकिन अगर मैं अपने आप को वहीं तक रोक लूं तो 2 वहां पर प्रॉब्लम आती है। एक तो क्वेश्चन का दायरा उससे बाहर चले जाते हैं, उससे बाहर जाते हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते, और मैं बाहर जाने के लिए कहूंगा ही नहीं। क्योंकि देखो, पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 आपको लिखना होता है, उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है, ये क्वेश्चन उन्हें एबीसी दी हुई होती है और आप सेलेक्ट करेंगे तो एबीसी तीनों सेलेक्ट करेंगे। अब उसमें दिक्कत इसमें एबीसी वाले में ये होती है, किसी क्वेश्चन में आपको ए आ रहा होगा तो बी और सी नहीं, और किसी में बी सी आ रहा होगा तो ए नहीं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, खासकर 2013 के बाद, कि पूरे सिलेबस बच्चों से अपेक्षा की हुई है, पूरे सिलेबस का नॉलेज वो रखें। तो अब क्वेश्चन के जितने रेंज होते हैं उसमें बच्चे सारे क्वेश्चन और सारे सोर्सेस को नहीं बटोर सकते, तो वो काम हमें करना चाहिए बीइंग अ टीचर। तो हम इतने सारे बुक्स के जो टच में होते हैं, ये कहीं से कोई सुराग मिल जाए, एक तो मेरा ये मानना होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने एक आपको बुक भी दिखाई थी, रेलवे एंड द राज। तो 2018 के ऑप्शनल पेपर में रेलवे एंड द राज से पूछा है। अब मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री आता है, और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री का बड़ा चैलेंज ऑप्शनल पेपर नहीं है, कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री का बड़ा चैलेंज जीएस पेपर है। जीएस में इतने रेंज ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि कई बार, और इतने अंतर अनुशासनात्मक तरीके से पूछते हैं कि बच्चों को पता करना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार ये क्वेश्चन किस एरिया से है, या इंडियन सोसाइटी से पूछ रहे हैं, कल्चर से पूछ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। और अगर कोई बच्चा, क्योंकि मैं बताऊं कि देखिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 2 पार्ट है, एक तो नेशनल मूवमेंट तक का है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा सजेशन, अब मेरा काम क्या है, मैं आपको उस एरिया में जाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप पार्टीशन ऑफ इंडिया तक पढ़ते हो नेशनल मूवमेंट में, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया तक तो ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन जो पार्टीशन ऑफ इंडिया तक ही केवल काम नहीं चलता, क्योंकि आपको कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री भी पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2 की पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का विभाजन है, उसमें भी दृष्टिकोण बदल गया है। पहले लोग मानते थे कि विभाजन के कारण महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। अब नया जो दृष्टिकोण आया, वो कहा कि विभाजन के कारण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परिणाम। 2008 में एक लेखिका थी, उसका नाम था वजीरा जमींदार। उसने एक तरह से पार्टीशन पर लिखकर उसने पूरे उसके बारे में डायरेक्शन को बदला, और फिर सबाल्टर्न हिस्टोरियंस भी आए। आप अपनी कक्षा 12 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी को देखिए, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में 5 ही चैप्टर्स दिए हुए हैं। उसमें आप लास्ट चैप्टर पढ़िए, पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें आपको पार्टीशन लिटरेचर मिलेगा, आपको तमस स्टोरी की चर्चा मिलेगी, तमस आपका टीवी सीरियल की चर्चा मिलेगी, आपको सादा शासन मंटो का जिक्र मिलेगा, आपको गरम हवा मूवी की चर्चा मिलेगी। तो इन लोगों ने पूरा अप्रोच चेंज किया हुआ, ये बताते हैं कि कैसी सबाल्टर्न पर, कॉमन पीपल पर पार्टीशन का इंपैक्ट पड़ा, वो हमारे लिए समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में देखिए, हम नए नए बुक के टच में होते हैं। अभी इस क्रम में तुम देखोगे कि कई ऐसे बुक निकल कर आए हैं जो पार्टीशन के, जैसे अमरजीत सिंह की बुक, हालांकि वो लिटरेचर से संबंधित है, परंतु अमरजीत सिंह की बुक निकल कर आई है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन पर। या आप कुछ नाम इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे उर्वशी बुटालिया की शैडो ऑफ पार्टीशन एक बुक है। तो ये सब पार्टीशन के आगे की कहानी बताती हैं। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस बुक्स, और ये सब बुक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पार्टीशन के बारे में देंगे। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि बिपिन चंद्रा के बुक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हालांकि वो 2000 ईस्वी तक लिया हुआ है, उससे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स अगर आप खुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब उसमें तो एक बड़ा हमने लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक्स लिखी हुई है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक पढ़ी हुई है। कारण क्या है कि उसमें छोटी छोटी चीज जीएस से पूछ देते हैं, और उसका एरिया बहुत बड़ा लेते हैं, जिस एरिया को समझना और पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बच्चे के, अब इसी साल देखिए वो पूछ रहे हैं कि भारत में सर्वत्र लघु भारत की झलक हमें मिलती है, दैट वाज द मिनी इंडिया इज विजिबल इन द डिफरेंट कल्चरल पॉकेट्स ऑफ इंडिया। तो अब मिनी इंडिया से वो क्या मीन करते हैं, तो अब इसके लिए मुझे आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी कि कैसे जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम में किस प्रकार से एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन इंडिया में था कि अब
भारत चूंकि एक राष्ट्र बनने जा रहा था, इट वॉज ए बिगर चैलेंज बिफोर इंडिया कि भारत राष्ट्र कैसे बनेगा। तो उसमें इंडिया को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विविधता में एकता था। तो भाषाई प्रांतों के गठन का मुद्दा उठा कि अलग अलग प्रांतों ने मांग की कि भाई हमको लिंग्विस्टिक स्टेट का दर्जा दीजिए। अंत में इंडियन गवर्नमेंट झुकी और लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रत्येक लिंग्विस्टिक स्टेट में, प्रत्येक स्टेट में एक मेजर पार्ट माइनॉरिटी ग्रुप की है, उस भाषाई समूह से नहीं है। तो वहां की राज्य सरकार उनका शोषण कर रही है। ये 2017 में जब बंगाल में गोरखालैंड वाला मसला उठा, जब ममता बनर्जी ने वहां पर बांग्ला भाषा थोपने की कोशिश की, उसमें पेपर जर्नल्स में भी काफी आया था, बुक भी उस पर लिखे गए, और उस पर यूपीएससी में 2017 में क्वेश्चन पूछ दिया है, और फिर 2019 में क्वेश्चन पूछा है लघु भारत, वहीं से ली हुई चीज है। तो अब हमें इसलिए नजर रखना पड़ता है कि अगर मैं थोड़ा भी असावधान हो जाऊं और किसी एरिया से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैंने उस दिन आपको एंशिएंट में बताया था कि हमने एक बुक आपको टोनी जोसेफ की दिखाई थी, अर्ली इंडिया, और ये बुक में हमने डीएनए फुटप्रिंटिंग वगैरह की बात की थी, क्योंकि 2018 में आप देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है उस एरिया से। तो होता क्या है कि हमें नजर रखनी पड़ती है, लेकिन ये आपका चैलेंज नहीं है, मेरा चैलेंज है। तो हम लोग एक दूसरे के चैलेंज को समझे। मेरी कोशिश है कि आपको कम से कम पढ़ने की जरूरत पड़े, लेकिन हम खुद ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन का डिमांड है और जो आज की जरूरत है उस पर काम करें। फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमारा अगला लेक्चर विश्व इतिहास, पुस्तकों का संसार और विश्व इतिहास पर होगा। उसमें हम विश्व इतिहास की कुछ गुत्थियों को सुलझाना चाहेंगे, और उसमें हम आपसे 5 to 10 मिनट ज़्यादा लेंगे। और आज के लिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं फॉर टाइम बीइंग, और थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा और अपने पढ़ाई में इसे अमल करने का जरूर प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच।